दोस्तों, ये ब्रह्मांड भी कितना विशाल है और इस अनंत तक फैले ब्रह्मांड में इतना कुछ समाहित है कि सोचकर ही हैरानी होने लगती है। ये ब्रह्मांड हमारी कल्पना से परे है। इस ब्रह्मांड में अनेकों ग्रह, अनेकों तारे और अनेकों गैलेक्सी हैं जो बहुत अनंत तक फैले हुए हैं। इस ब्रह्मांड में कहीं बहुत ज़्यादा अंधकार है तो कहीं बहुत ज़्यादा रोशनी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मांड कैसे बना है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं इस रोमांचकारी सफर पर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। दोस्तों, ब्रह्मांड के जन्म से पहले कुछ भी नहीं था, ना स्पेस, ना समय और ना ही जीवन। लेकिन अब ये ब्रह्मांड आकाश गंगा है और इस गंगा में फैले 100 अरब तारे एक ही पॉइंट में थे। इस पॉइंट का आकार परमाणु से भी छोटा था और इस पॉइंट में अनंत ऊर्जा समाहित थी। आज भी ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए रहस्य का विषय है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये अनंत ब्रह्मांड का जन्म एक छोटे से पॉइंट से हुआ है। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब इस ब्रह्मांड में केवल अंधकार और साइलेंस था। स्पेस एक इनविजिबल मीडियम है जो हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु इसमें हर समय हलचलें बरकरार थी। फिर एक बार इन हलचलों के कारण एक भारी विस्फोट होता है जिसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी करोड़ों सालों तक स्पेस में घूमती रहती है। फिर ये एनर्जी धीरे धीरे शांत होने लगती है और कुछ ऐसी चीजों को जन्म देती है जो सबकी कल्पना से परे हो। और उस छोटे से विस्फोट से अनेकों तारे, अनेकों ग्रह और अनेकों गैलेक्सी का जन्म होता है और हमारे सोलर सिस्टम का जन्म भी इसी से हुआ था। और इस अनंत ऊर्जा में शामिल हाइड्रोजन और हीलियम जैसी लाइट एलिमेंट की एनर्जी धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगी और एक बड़े गोले का निर्माण हुआ और उसने कंडेंस होकर धीरे धीरे सूर्य का रूप ले लिया। और अब सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और हैवी एलिमेंट की एनर्जी भी आपस में जुड़ने लगी, जिससे धीरे धीरे प्लेनेट का निर्माण हुआ। आज से 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी एक रॉक के रूप में सन के चक्कर लगा रही थी, जिस पर किसी जीवन का होना पॉसिबल ही नहीं था। सुपरनोवा रेडिएशन की वजह से पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी और उसके सरफेस पर ऑर्गेनिक इरप्शंस होने लगे और साथ ही साथ काफी सारे उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से टकराने लगे। इसी दौरान पृथ्वी इतनी गर्म हो गई थी कि वो पिघलने लगी और पिघलने के साथ साथ हैवी एलिमेंट जैसे आयरन पिघलकर पृथ्वी के सेंटर में आ गए और लाइट एलिमेंट पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहुंच गए। इन सब ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से पृथ्वी की लेयर बनी और ये माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के समय मार्स के साइज का एक प्लेनेट हमारी पृथ्वी से टकरा गया था, जिसकी डस्ट से एक बड़ा सा बादल बना और फिर उसने धीरे धीरे चंद्रमा का रूप ले लिया और वो पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा और पृथ्वी से टकराने वाले उल्कापिंड अपने साथ वो मिनरल्स लेकर आए जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी थे। और उसी समय हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हो रहा था। पृथ्वी बिल्कुल खोलते हुए लावा के रूप में हुआ करती थी, जहां पृथ्वी के चारों ओर केवल और केवल पिघलता हुआ लावा तरल रूप में बहता रहता था। पृथ्वी इतनी गर्म हो चुकी थी कि उस पे ज्वालामुखी फटने शुरू हो गए और लावा बाहर निकलने लगा और इसके साथ बहुत सारे मेटल्स और हाइड्रोजन और हीलियम जैसी बहुत सारी गैसेस बाहर निकल रही थी। धीरे धीरे समय के साथ जब ये ज्वालामुखी शांत होते गए और इन ज्वालामुखी ने पृथ्वी के गर्भ में से सारी की सारी गैसों को बाहर निकाल दिया। फिर पृथ्वी बहुत समय बाद धीरे धीरे ठंडी होने लगी और बाहर निकली हुई गैस ऊपर उड़कर बादलों का रूप लेने लगी। ये ही बादल धीरे धीरे डेंस होकर तो हजारों लाखों सालों तक पृथ्वी पर बारिश होती जा रही थी। पृथ्वी पर इतनी तेज भारी बारिश हो रही थी, पृथ्वी पर जितने भी गहरे गड्ढे थे वो पानी से भर गए थे। इस वर्षा से 50% पानी ही पृथ्वी पर आया था और बाकी का 50% पानी पृथ्वी पर अंतरिक्ष में से आया था। कैसे, आइए देखते हैं। आज से लगभग 4 अरब साल पहले
पृथ्वी पर मिटियोर का बमबारमेंट हुआ था। ये मिटियोर पानी को अपने साथ बर्फ के रूप में लाए थे। इन मिटियोर के ऊपर बर्फ बिल्कुल चिपकी हुई थी और ये मिटियोर साइज में बहुत बड़े थे। उस समय पृथ्वी की रोटेशन स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि एक दिन 15 घंटे का होता था। और जब ये मिटियोर पृथ्वी से टकराने लगे तो ये प्रोसेस हजारों सालों तक चलता रहा। और जब पृथ्वी पर मिटियोर की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी तो पृथ्वी पर पानी और ज्यादा बढ़ने लगा और पृथ्वी पर हमारा प्यारा समुंदर आ गया। और समुंदर के साथ साथ हमारे वायुमंडल का भी निर्माण हो गया था और समुंदर के साथ महाद्वीपों का निर्माण हुआ। समुंदर भी अपने आप में एक दुनिया है जिसके अंदर अनेकों रिएक्शन होती रहती हैं। समुंदर में इन्हीं रिएक्शन के द्वारा कैसे ना कैसे सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया उत्पन्न हुए और पानी के अंदर जिन्होंने स्ट्रोमेटालाइट जैसी रॉक का निर्माण किया, जिन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज किया और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया। अभी केवल पानी के अंदर ही जीवन था क्योंकि पृथ्वी की सतह पर रेडिएशन से बचने का कोई तरीका नहीं था। उस समय एटमॉस्फेयर में मीथेन सबसे ज्यादा थी। मीथेन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनी जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कम मात्रा में होने के कारण ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव बहुत कम था, जिस वजह से अर्थ जमने लगी। अगले 30 मिलियन साल तक वो बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। ये पृथ्वी का पहला आइस एज बना। इस दौरान ऑक्सीजन बढ़ने से पृथ्वी की ओजोन लेयर काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, जिसकी वजह से धरती की सतह पर भी जीवन होने के आसार बढ़ने लगे और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी और पृथ्वी एक बार फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आ गई। और इसके बाद फंगस का निर्माण हुआ और वो खुद को विकसित करने लगी और समुंदर में कुछ रिएक्शन से समुंदर पौधे उगने लगे और समुंदर में पौधों की नई दुनिया देखने को मिली और बैक्टीरिया तेजी से विकास होके कई अनेक रूपों में विकसित हो चुके थे। और यहाँ ऐसे छोटे छोटे समुद्री जीव थे जो एक सिंगल सेल बैक्टीरिया से विकसित हुए थे। समुंदर में हमें एक पिकाया नाम का जीव देखने को मिला जिसने अपने शरीर में कुछ खास विकसित कर रखा था जो आगे चलकर हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। ये पहला जीव था जिसके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन एक कोशिकी बैक्टीरिया खनिज केमिकल रिएक्शन के द्वारा मछलियों की कोशिका का निर्माण हुआ और वो विकसित होने लगी, जिसके द्वारा मछलियों का जन्म होने लगा। और टिक्टेलिक मछली वो पहली मछली थी जो पानी से बाहर पृथ्वी की सतह पर घूमने लगी, जिसका सिर क्रोकोडाइल की तरह फ्लैट था और उसके फाइन्स जमीन पर पैरों की तरह काम करते थे। जमीन पर चलने के कारण विकसित होके ये टेट्रापोड्स बने। टेट्रापोड्स यानी कि वो जीव जिनके 4 पैर होते हैं जो धरती पर आसानी से चल सकते हैं। और फिर ये खनिज केमिकल मिनरल्स के सेवन की वजह से इनके शरीर के सेल परिवर्तन होने लगे और सेल डिवाइड होने लगे और ये आगे चल के और जीवों में विकसित होने लगे और नए जीव जंतु का जन्म हुआ। इसके बाद एक बार फिर से पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे ज्वालामुखी फटने लगे। इससे धरती का तापमान और भी ज्यादा गर्म हो गया। लगभग 90% जीव इस बदलाव को सहन नहीं कर पाए और खत्म हो गए। जो जीव इस बदलाव को सहन कर गए वो एक नई प्रजाति में विकसित हो चुके थे। फिर हमें एक नई प्रजाति सिटिकोसोरस देखने को मिली और इस प्रजाति ने 133 मिलियन साल तक राज किया। अमेरिकी और चीनी वैज्ञानिकों ने बहुत ही गहराई से सिटिकोसोरस जीवों के बारे में बहुत सा डाटा कलेक्ट किया। जब पृथ्वी फिर से शांत हो गई तो खनिज पदार्थ, खनिज लवण, केमिकल पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ गए थे, जिन्हें सिटिकोसोरस अपना भोजन समझ के खा जाते थे, जिसकी वजह से ये और विकसित होके बड़े होने लगे और ये आपस में यौन प्रजनन करके अंडे देने लगे। उन अंडों से एक नई प्रजाति का जन्म हुआ जिन्हें हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। डायनासोर एक विशाल प्रजाति थी
जो धीरे धीरे बड़े होते गए। ये दूसरे जीवों को देखते ही खा जाते थे और ये विकसित होने लगे। इनका डीएनए अलग परिवर्तन हो रहा था। ये डायनासोर आपस में यौन प्रजनन कर रहे थे, जिस वजह से अलग अलग प्रकार का डीएनए मिलने की वजह से नई नई प्रजाति के डायनासोर जन्म ले रहे थे। डायनासोर के साथ साथ खनिज पदार्थ के द्वारा पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगने लगे। प्लांट सेल आपस में तेजी से डिवाइड होने लगे, जिसके कारण नए नए पेड़ पौधे उगने लगे और हमें डायनासोर की नई नई प्रजाति देखने को मिली। कुछ डायनासोर उड़ने वाले थे तो कुछ डायनासोर घास खाने वाले थे। घास खाने वाले डायनासोर बहुत ही शांत होते थे, जिनका साइज 10 से 20 फीट होता था। और नए नए डायनासोर ने जन्म लिया और पृथ्वी पर राज करने लगे। डायनासोर लगभग धरती के हर कोने में मौजूद थे। कुछ डायनासोर बहुत ही विशाल तो कुछ डायनासोर इंसान से भी छोटे होते थे। लेकिन डायनासोर के साथ साथ समुंदर भी बहुत खतरनाक हो चुका था, जिसमें अनेकों प्रकार की रिएक्शन चल रही थी, जिसके द्वारा अनेकों प्रकार के सेल बन रहे थे। ये सेल्स आपस में मिलकर नई नई प्रजाति को जन्म दे रहे थे, जैसे नई नई प्रकार की मछली, मेंढक और मैमल्स को जन्म दे रहे थे। और अब पूरी पृथ्वी पर डायनासोर का राज था और ये बहुत ही प्रकार की खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ा करते थे। ये बड़े विचित्र डायनासोर ने लगभग 14 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। लेकिन फिर क्या हुआ? वो कौन सी घटना थी जिन्होंने धरती से डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया? जब ये डायनासोर की सभी प्रजाति बहुत आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10,000 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉइड जो बहुत दूर अंतरिक्ष से आ रहा था और वो एक बड़े एस्टेरॉइड से टकरा जाता है। इस टकराव से बड़े एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और वो सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, जब पृथ्वी से डायनासोर का अंत कभी नहीं होता। यदि ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से टकरा जाता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये एस्टेरॉइड चांद के बहुत करीब से गुजर गया था। ये बहुत ज्यादा बड़ा एस्टेरॉइड प्रति सेकंड से धरती की ओर बढ़ता जा रहा था। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से एस्टेरॉइड एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि इसकी चमक पृथ्वी से टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। कुछ पल में ये एस्टेरॉइड मैक्सिको की खाड़ी की जमीन से टकरा गए थे, जिससे 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है और ये विस्फोट 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये एस्टेरॉइड धरती से टकराते ही धरती में बहुत गहरा गड्ढा हो गया। धरती का सारा मेटल और पत्थर धूल के बड़े बादल बन गए और इस विस्फोट के कारण धरती के अंदर सभी ज्वालामुखी फटने शुरू हो गए, जिसके कारण डायनासोर का विनाश शुरू हो गया था। इन विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह से राख हो गए थे। जो मेटल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे, वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे, जिसके कारण उड़ने वाले डायनासोर भी मर गए और सभी डायनासोर का अंत हो चुका था और पृथ्वी का तापमान 200 डिग्री बढ़ गया था और इसी कारण धरती की 90% प्रजाति खत्म हो चुकी थी और पृथ्वी का बहुत बुरा हाल हो गया था और ये बहुत गर्म हो चुकी थी और समुंदर का काफी पानी भी भाप बनकर उड़ गया था और ये करोड़ों सालों तक ऐसा ही रहा। उसके बाद धीरे धीरे धरती शांत होने लगी, पेड़ पौधे उगने लगे और वर्षा होने लगी और डायनासोर का अंत किन्हीं और प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। वो प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स छोटे जीव होने के कारण
बच गए थे। मैमल्स ने अपने आप को इस महाविनाश से बचा लिया था और धरती अपनी सामान्य अवस्था में आ गई थी। फिर से ये नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और जो धरती पर 5% जीव बच गए थे उनमें एडोप्टिक रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजाति जन्म लेने लगी और योसीन इपोक में 5.5 साल पहले बंदर जैसी प्रजाति आई थी और ये प्रजाति पेड़ पर ही रहती थी। पेड़ पर लटकने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में विकास हुआ और वो सीधी होने लगी और अब जो प्रजाति आई वो सीधे खड़े होके चलने में सक्षम थी। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप लेने लगी जिसे हम अभी देख रहे हैं। इसके साथ साथ धरती ठंडी होने लगी और 4 पैर वाले जीवों का जन्म हुआ जो मांस खाते थे। फिर हमें देखने को मिले हमारे अपने दूर के रिश्तेदार पेरुलापिथिकस हमारे पूर्वज कहलाते हैं। ये पेरुला से ही इंसान की प्रजाति की शुरुआत हुई। ये पेड़ों पर रहकर फल खाते थे और ये पेड़ों पर लटकते रहते थे जिसके कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में विकास हुआ और वो सीधी होने लगी और ये प्रजाति गोरिल्ला में विकसित होने लगी और कुछ इंसानों में विकसित हो गए और वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे और ये 2 पैरों पर चलने लगे क्योंकि इसमें उनकी कम ऊर्जा खत्म होती थी। ऐसे ही और बंदर की प्रजाति बनी और जिससे विकसित होके इंसान बनने शुरू हो गए जो पत्थर से आग जलाना सीख चुके थे और वो समूह में जानवरों का शिकार करने लगे और मांस से ज्यादा ताकत मिलने लगी जिससे उनका दिमाग विकसित होने लगा और वो भोजन के लिए खेती करने लगे और जिसके द्वारा हमारी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण हुआ और उन्होंने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये है हमारा समय और इस दुनिया का निर्माण हुआ जिसमें हम अभी मौजूद हैं। आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।